हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, या जिसको बोलते हैं HCP। एच से मतलब है हेक्सागोनल, सी से क्लोज्ड, पी से पैक, या हिंदी में कहें तो षटकोणीय संसंकुलित संरचना। षटकोणीय संसंकुलित संरचना। अब देखो, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आया है कि संकुलन गुणांक को परिभाषित करो तथा प्रदर्शित कीजिए कि FCC एवं HCP संरचनाओं के जो संकुलन गुणांक हैं वो बराबर हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस हिसाब से होती है, जिसका मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा रहा हूँ 3D में। तो देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर है उसकी यूनिट सेल का डायग्राम कुछ इस हिसाब से होती है। इस हिसाब से इसकी यूनिट सेल होती है। इसी को हम इस हिसाब से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे पॉइंटों के द्वारा डिनोट करना हो, हालांकि है वैसी। और या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस हिसाब से एक एटम कितने एटम को स्पर्श करता है। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की हैं, या HCP की स्ट्रक्चर है। अब देखो, जब इनके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे तो फिर से वापस इसी डायग्राम पे आएंगे। तो एक बार हम इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वहीं पे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का, जो अभी हमने पिछले डायग्राम में भी, स्ट्रक्चर में भी दिखाया था। तो देखो, जैसा कि हम पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, मतलब एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये दिखना चाहिए कि यूनिट सेल कैसी दिखाई देती है। तो एक बार फिर से हम वहीं पे उसी डायग्राम पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो देखो, ये हेक्सागोनल जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसकी यूनिट सेल है, या कह सकते हैं एकक कोष्ठिका है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले ये जो एटम होते हैं ना, जो कॉर्नर पे होते हैं, ये इनको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे एक पूरा एटम यहाँ पे हम कंसीडर करें, तो देखो आधा जो एटम है ये यूनिट सेल के बाहर जा रहा है। देखो, केवल आधा एटम ही, जैसे ये सेंटर वाला है, ये आधा एटम है, उसी हिसाब से आधा एटम तो है यूनिट सेल के बाहर जा रहा है। आधा एटम जो है यूनिट सेल के बाहर जा रहा है, तो आधे एटम तो वैसे हट गया। अब उसके बाद में देखो, जब बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो प्रत्येक जो एंगल है ना, ये जो प्रत्येक जो एंगल है वो कितने का होता है, 120 का होता है, 120 डिग्री का होता है। ये भी 120 का होता है, ये भी, सारे जितने भी एंगल 120 डिग्री के हैं। अब देखो, एक पूरा आपके पास एटम है। अब देखो, इसको मतलब कितना फ्रैक्शन इसके अंदर आएगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 120 डिग्री का प्रत्येक एंगल होता है, 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, मतलब पूरा एंगल कितना होता है, 360 का ही तो होता है। और 120 डिग्री इसके अंदर इनक्लोज कर रहा है, तो मतलब कितना इनक्लोज कर रहा है कि 1/3 जो पार्ट है ना एटम का, एक इसके अंदर आ रहा है। और इनटू उसका भी आधा ही आ रहा है, क्योंकि आधा तो इसके क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल के बाहर जा रहा है। तो आधा तो यूनिट सेल के बाहर जा रहा है, और आधे का भी 1/3 जो है वो इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो कॉर्नर का जो हिस्सा है वो क्या है, 1/6 है। कॉर्नर का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/6 है। अब देखो कैसे आया, क्योंकि देखो सबसे पहले तो आधा तो हिस्सा जो है वो तो यूनिट सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आधे का भी 1/3 जो है वो ये इनक्लोज कर रहा है। तो देखो, आधे का भी, ये आधा हो गया, इसका 1/3, 1/3 जो इनक्लोज कर रहा है। तो क्या, देखो 1/6 ही तो हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन हमने कैसे की वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आधे का 1/3 तो यहाँ पे कॉर्नर से मिल रहा है, तो 1/6 जो पार्ट है ना, 1/6 जो हिस्सा है
इसका जो ये ऐसे जो प्रत्येक जो एटम है ना, इनका हिस्सा कितना है, 1/6 है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना तल में, इसका पार्ट है 1/2। और ये तीन जो एटम है ये पूरी तरह से इसके अंदर है। तीन जो एटम देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर में है, ये तीन जो एटम है पूरी तरह से अंदर है, प्लस तीन जो एटम है पूरी तरह से अंदर है। अब देखो हम एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1/6 शेयरिंग वाले एटम कितने हैं, 12 है। देखो कैसे है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 ही नीचे, तो 12 हो गए। और देखो जिनका शेयरिंग हाफ है ना, वह ऐसे एटम 2 हैं। अब ऐसे एटम 2 कहाँ से आए, देखो ऐसे एटम 2 कहाँ से आए। एक तो देखो ये रहा, एक तो ये रहा, और एक नीचे, 2 हो गए। प्लस 3 एटम पूरी तरह से इसके अंदर हैं। कौन से 3 एटम, ये 3 एटम। तो देखो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 तो यहाँ से, 1 यहाँ से, और 3 यहाँ से। देखो 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा, यहाँ से 1/6 इंटू 12 तो 2 हो जाएगा। तो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो वहाँ पे भी चलते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने शो कर रखी हैं कि 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तो कॉर्नर का हिस्सा हो गया, आधा इसका हो गया। इसके बाद में देखो यही सेम सिस्टम इधर 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, फिर ये आधा। अब देखो ये तीन जो एटम है पूरी तरह से अंदर हैं। तो यहाँ पे हमने देखो लिखा है कि एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/6 इंटू 12 है, तो 1/2 इंटू 2 प्लस 3। तो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की पॉइंट की ओर। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। अब देखो एक परमाणु जो है कितने परमाणुओं को स्पर्श करता है, उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो एक बार तो यहाँ पे लिखा है कि HCP की जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कितना है, 12 होती है। अब 12 कैसे होती है, फिर से हमें इसकी 3D डायग्राम की तरफ चलना पड़ेगा। अब देखो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की समन्वय संख्या 12 होती है। अब कैसे होती है, देखो देखो इस एटम को हम कंसिडर करें, सेंटर में जो ये जो एटम है इसको कंसिडर करते हैं। तो इसको कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। मतलब इस तल में इसको कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, 6। और इसके नीचे जो तल आएगा उसमें कितने एटम होंगे, 3 एटम है। तो 3 एटम देखो ये नीचे से स्पर्श कर रहे हैं, फिर ये 6 एटम है। मतलब लेयर जो है 6 3 6 इस हिसाब से आएगी। तो देखो ये जो एटम है ना, यहाँ पे जो एटम है रखा हुआ है, एक बार मैं फिर से इरेज करके बताता हूँ। इस एटम को इस तल में कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, 3 तो इधर से 3 इधर से, 6 परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, और 3 नीचे से, तो कितने हो गए, 9। और देखो अब यहाँ पे 6 एटम आए हैं, फिर 3 एटम आए हैं, फिर 6 एटम आए, तो ऊपर 3 एटम की लेयर आएगी, तो 3 ऊपर से स्पर्श करेंगे इसको। तो 6 प्लस 3 प्लस 3, 6 तो उसी तल में, और 3 नीचे वाले तल में, 3 ऊपर वाले तल में। टोटल जो है एक एटम को 12 परमाणु स्पर्श करते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 12। तो उम्मीद करता हूँ कि जो समन्वय संख्या जो है किस हिसाब से 12 आई है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की पॉइंट की ओर। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक पॉइंट है वो है निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। मतलब दो नियरेस्ट जो नेबर हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, वो होगी a बराबर 2r। अब a बराबर 2r कैसे होगी, इसके लिए फिर से हमें उसी डायग्राम पर चलना होगा। तो देखो हेक्सागोनल जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती है उसमें देखो ये जो डिस्टेंस है ना, चाहे ये डिस्टेंस हो, ये भी a है, 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 और ये जो बीच में ये भी डिस्टेंस है ना, ये भी a ही होंगी। और यहाँ से नीचे वाले जो परमाणु देखो इसके बीच की भी डिस्टेंस a होगी।
और इसके बीच की भी डिस्टेंस ए होगी। जो जितनी भी डिस्टेंस हैं वो कितनी होती हैं, ए ही होती हैं। और या इसके नहीं समझ में आया तो इससे समझ सकते हैं, दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी कितनी होगी। निकटतम परमाणु मतलब स्पर्श करने वाले परमाणु, तो इसके बीच की डिस्टेंस भी ए, 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 इसके बीच भी डिस्टेंस ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से ही तो दूरी लेंगे, क्योंकि आधी रेडियस उसकी लेंगे, इसकी भी रेडियस के बराबर होगा, इसकी भी रेडियस होगी, तो दोनों की रेडियस ए आर आर मिलकर क्या हो जाएंगे, 2r हो जाएगी। तो दो निकटतम परमाणु की देखो नीचे भी आप देख सकते, इसके बीच नीचे से स्पर्श कर रहा है, तो सीधी जो डिस्टेंस है वो ए ही होगी, और वो किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। इस पीछे वाले के मान लो, इस तीसरे वाले के मान लो, और ऊपर से जो स्पर्श करेंगे उनके लिए मान लो। तो हमेशा जो दो निकटतम परमाणु के जो बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2r के बराबर ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दो निकटतम परमाणुओं के जो बीच की दूरी हमने कैसे फाइंड आउट की है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका की ऊंचाई। एकक कोष्ठिका की ऊंचाई कितनी होगी उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें हेक्सागोनल जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसकी ओर जाना पड़ेगा। अब देखो इसकी जो ऊंचाई है ना, ये एकक कोष्ठिका की, इसकी ऊंचाई को हम c मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इसको एक ट्राइंगल को यहाँ पे लेंगे, और ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो एटम होता है ना, इसके केंद्रक पे होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, केंद्रक पे होता है। ये बीच के तो 3 एटम है ना, ये इसके केंद्रक पे हो जाएगा। ये जो यहाँ ऐसे ट्राइंगल लेंगे ना, ये इसके केंद्रक पे हो जाएगा, ये इसके केंद्रक पे हो जाएगा, इस हिसाब से होते हैं। तो ये जो एक बार मैं एक ही चीज़ को कंसिडर कर लेके चलते हैं, कहने का मतलब। तो देखो ये एकक कोष्ठिका की जो ऊंचाई है ना, इसको मान लेते हैं c। अब देखो ये जो एटम है, ये नीचे जो ट्रायंगल लगा हुआ है इसके किस पे है, केंद्रक पे स्थित है। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रोइड आएगा ना इसका, यहाँ पे इसके ऊपर स्थित है। तो यहाँ से जो ये जो ऊंचाई हो जाएगी ना, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये मान ले c/2 हो जाती है। तो देखो इस त्रिभुज को हमने लिया है, और यहाँ से इस पॉइंट को हमने z बोल दिया, यहाँ से इस पॉइंट को कंसिडर किया है। उसके बाद में हम एकक कोष्ठिका की ऊंचाई निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखो किस हिसाब से लिया है, देखो ये तो वो ट्रायंगल हो जाएगा, जैसे ABC ये ट्रायंगल हो गया, जो हमने अभी नीचे आपको बताया था ये ट्रायंगल है, और ये वो पॉइंट है जहाँ जो इसके केंद्रक पर स्थित था, मतलब ऊपर से लंब डालते हैं। तो देखो ये जो ऊंचाई है ना, ये देखो ये c/2 बता रहा है, देखो c/2 है ना। और हमने आपको बताया था कि दो निकटतम परमाणुओं के जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है, a है। चाहे आप इधर चले जाओ, a है, ये भी a है, और ये भी y भी a है, सॉरी CB भी a है। और इसके अलावा जितने भी निकटतम परमाणु पे हम जाएंगे तो a से z की ये भी डिस्टेंस भी क्या है, a है। तो सारी डिस्टेंस a है, और इसकी जो ऊंचाई है x से z की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, c/2 है। x से z की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, c/2 है। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे ये त्रिभुज बन रहा है ABC, ये त्रिभुज है। अब देखो इसकी प्रत्येक भुजा a है। अब देखो यहाँ से हम माध्यिका खींचें या तो कह सकते हैं लंब खींचें या माध्यिका खींचें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी चीज़ें क्या होती हैं, माध्यिका लंब बराबर ही हो गए लगभग। तो देखो ये एंगल 30, ये यहाँ पे जो एंगल पूरा 60 का होता है, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो देखो ये a है, तो इसके साथ जो 30 डिग्री एंगल बनाने वाली ये जो भुजा है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, a cos 30 डिग्री हो जाएगी। कंपोनेंट में डिजोल्व कैसे करते हैं, देखो आपने ऐसे किया होगा, मान लो इधर F बल लग रहा है, इसके साथ एंगल थीटा है, तो मैं पूछूं इसका इसके साथ एंगल थीटा बराबर 30 डिग्री मान लो, तो मैं आपसे पूछूं कि इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, F cos 30 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही हमने निकाला यहाँ पे, ये जो भुजा है इसकी, ये जैसे ये A है तो इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाने वाला ये X जो AY जो एक्सिस है,
इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ए कोस 30 डिग्री हो जाएगी, ए कोस 30 डिग्री हो जाएगी। तो इसकी लंबाई हमें पता चल गई, ए कोस 30 डिग्री, हमने ये समझाने के लिए बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पे चित्र से देखो, चित्र से त्रिभुज ए बी वाई में, चित्र से त्रिभुज ए बी वाई में कोस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए बी। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, तो ए वाई बराबर ए बी कोस 30 डिग्री, तो ए वाई बराबर कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है। तो ए वाई की जो वैल्यू है वो √3/2 ए हो जाएगी। अब देखो हमने आपको बताया था कि बिंदु जेड पर स्थित जो परमाणु है, वो जो हमने ए बी सी जो केंद्र वो त्रिभुज लिया है, ए बी सी जो त्रिभुज लिया उसके केंद्रक एक्स के ऊपर स्थित है। मैंने देखो आपको यहाँ पे अभी बताया था ना, दोबारा से इरेज करके बताता हूँ कि जैसे हमने ये ट्रायंगल हमने कंसिडर किया नीचे वाला, तो यहाँ पे जो एटम है ना वो इस ट्रायंगल के केंद्रक पर स्थित है, मतलब इसके जस्ट ऊपर स्थित है ये ऐसे। तो इसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, c/2, क्योंकि ऊंचाई है ये, पूरी ऊंचाई को हम c ले रहे हैं, तो यहाँ पे आधी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, c/2 होगी। यहाँ पे हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे, ये तो a ही है, ये भी a है, परमाणु के बीच के हम तो यहाँ तो केंद्रक पे कोई एटम नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए इस डिस्टेंस को ऊंचाई जो है ना इसको क्या माना है, c/2। उसके बाद में देखो जेड, बिंदु जेड पर स्थित परमाणु ए बी सी के केंद्रक एक्स के ऊपर स्थित है, अतः ए बी सी में त्रिभुज की माध्यिका को जो बिंदु एक्स है, मतलब ये जो बिंदु एक्स है ना, ये बिंदु एक्स माध्यिका को 2:1 के अनुपात में, बिंदु एक्स 2:1 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये जो पूरी ए वाई है ना, ये माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है कि एक सिर से सामने वाली जो भुजा है ना, उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको माध्यिका बोलते हैं। तो ये जो केंद्रक जो होता है ना, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और 2 अनुपात कौन सा, जो शीर्ष की तरफ जो हिस्सा होता है ना वो तो 2 गुणा होता है, ये 1 गुणा होता है। तो ये तो 2 रेशियो होता है, ये 1 रेशियो होता है। तो ए एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 2/3 ए वाई, मतलब ए वाई का 2/3वां जो हिस्सा है वो ए एक्स होगा। तो देखो ए एक्स की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू ए वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली है। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर √3 है, नीचे 3 है, तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगी a/√3 आ जाएगी। ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3। अब देखो हम इतनी देर से जो कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जो एकक कोष्ठिका की ऊंचाई हम यहाँ पे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो इस त्रिभुज को हमने कंसीडर कर लिया, अभी जो हमने कंसीडर किया है इस ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे थे। अब देखो इस ट्रायंगल से हमने देखो ए एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक्स जेड की वैल्यू हमें पता ही है c/2 है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है a है, तो हमें c/2 की वैल्यू निकालनी है a की टर्म्स में। तो यहाँ पे वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ए एक्स जेड में ए जेड का जो स्क्वायर है वो किसके, ए एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स जेड के स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो बात है यहाँ पे, ए एक्स सॉरी किस क्या निकालना है हमें, जेड एक्स का स्क्वायर निकालना है, एक्स जेड का स्क्वायर निकालना है, वो किसके बराबर होगा, सॉरी ये विकर्ण है, सॉरी कर्ण है। ए जेड के स्क्वायर में से ए एक्स का स्क्वायर निकाल देंगे तो एक्स जेड के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अभी तो ए जेड की स्क्वायर ही निकाल, देखो एक बार तो सिंपल वो कर्ण का स्क्वायर बराबर ए जेड का स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर a/√3 का स्क्वायर प्लस एक्स जेड। ये तो मतलब ये कर्ण था, ये आधार था, ये लंब था, ये ऐसे ही लगाया अभी तो। फिर हमें देखो एक्स जेड का स्क्वायर देखो, फिर अब ये लंब निकाल रहा है, तो a² - a²/3, तो एक्स जेड की जो वैल्यू होगी 2a²/3, तो एक्स जेड की वैल्यू हो जाएगी √2a²/3, तो एक्स जेड की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, √2/3a, और एक्स जेड की वैल्यू कितनी होती है c/2, क्योंकि हाफ आधी ऊंचाई पर है ये, तो c/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो c/2 बराबर हो जाएगा √3/2,
2/3a, और देखो c जो है यहाँ पे जाएगा तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो c की वैल्यू जाएगी, सॉरी 2 यहाँ पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू रूट 3 2/3a। अब ये दो को जो है ना रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो c की जो वैल्यू जाएगी 4 इंटू रूट 2/3a। तो c की जो ओवरऑल जो वैल्यू है c बराबर √8/3a। तो एकक कोष्टिका की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई आपके पास, √8/3a। तो उम्मीद करता हूँ कि एकक कोष्टिका की जो ऊंचाई है वो हमने कैसे निकाली वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एकक कोष्टिका का आयतन। अब देखो एकक कोष्टिका का आयतन हम कैसे निकालेंगे, समतल आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब देखो समतल आधार का क्षेत्रफल कैसे क्या है, देखो ये एक हेक्सागोन, ये बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें 6 समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक की भुजा ए है, ये भी समबाहु। तो एक बेंजीन टाइप की जो स्ट्रक्चर है इसमें 6 समबाहु त्रिभुज है, 6 इंटू जैसे एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाल ही सकते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया है। ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई C है ही। तो चलते हैं फिर से वहीं पे, देखो एकक कोष्टिका का आयतन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो समतल आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो समतल सारे त्रिभुज समबाहु हैं तो 6 त्रिभुज हैं, 6 इंटू ABC का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो 6 ऐसे कैसे, अब देखो वही त्रिभुज ABC टाइप के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने लेके चले थे ना, ये ABC का हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो इसकी ये भुजा AY कितनी है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये कितना है, ये तो A हो जाएगा, आधार A हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी A√3, सॉरी A cos 30 डिग्री, AY की वैल्यू A cos 30 डिग्री तो थी, देखो √3/2a। तो ऐसे ही त्रिभुज हैं सारे, तो आधार तो A हो गया, ऊंचाई ये हो गया √3/2a, और इंटू ये ऊंचाई हमने निकाली थी अभी √8/3a। अब देखो ये सारी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम जो ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो √3√2a³ आती है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर है उसकी एकक कोष्टिका का जो आयतन आता है वो कितना होता है, 3√2a³। ये भी आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि कैसे हमने कैलकुलेट की है। इसके बाद में पैकिंग फ्रैक्शन, उसके बाद में क्या कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक क्या होता है, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, मतलब एकक कोष्टिका में कितने परमाणु हैं और उनका आयतन कितना है, बटे एकक कोष्टिका का आयतन। अब देखो एकक कोष्टिका में परमाणु कितने हैं, 6 हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया था, और एक परमाणु का आयतन कितना है, 4/3 πr³। तो 6 परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4/3 πr³, बट एकक कोष्टिका का आयतन कितना है, √3a³। a³ की वैल्यू क्या होती है, A = 2r, क्योंकि ये दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी यही होती है। फिर से वही कैलकुलेशन है, तो √2π/6 आ जाएगा, और फिर इसकी फ्रैक्शनल जो वैल्यू है वो 0.74 आएगी, और जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 74%। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी समन्वय संख्या 12 या 12 से अधिक हो और संकुलन जो गुणांक है वो 74% या उससे अधिक हो, तो वो जो संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ये जो संरचना है ये क्या है, अत्यधिक संकुलित संरचना होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर आप में इसमें कोई भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें ताकि और अच्छे से आपको चीज़ें में क्लियरिटी आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।